आज हम फिर से एक सर्वाइवल मूवी का एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे कि अगर हमसे हमारे लैपटॉप, मोबाइल, करंट वगैरह जैसी चीज़ों को ले लिया जाए तो क्या हो। फिल्म की शुरुआत में हमें एक ऑफिस का सीन दिखाते हैं, जिसमें एक आदमी रात देर तक काम कर रहा होता है। तभी उसके घर में उसकी बीवी के मायके से एक पार्सल आता है, जिसमें एक फ़िश होती है। फ़िश के थैंक्स बोलने के लिए वो अपने पापा को कॉल करती है। इसके पापा उसे गांव आने के लिए बोलते हैं। वो बोलती है, हाँ पापा, हम जल्दी आएंगे। वो अपने पापा से अपनी बेटी की बात कराना चाहती है, पर यूवी अपने नाना से बात करने को मना कर देती है। अब वो फ़िश बनाने जाती है तो उसे कैसे काटना है उसे नहीं पता। वो अपने हस्बैंड को बोलती है, जिसे वो टीवी देखने की वजह से मना कर देता है। फ़िश को फ्रिज में रख देती है। तभी उसका बेटा घर आता है, जो बर्गर खाते हुए सीधा अपने कमरे में चला जाता है बिना किसी से बात किए हुए। वो अपने कमरे में लैपटॉप में कुछ करने ही जा रहा था, तभी उसके क्लास फेलो का फ़ोन आता है, जिसे वो बहुत पसंद भी करता था। इससे बात करने के बाद उसकी वीडियो वो देखता रहता है। इधर उसकी बहन भी अपने फ़ोन में कुछ शॉपिंग कर रही होती है। इसके फ़ोन की बैटरी ख़त्म होने लगती है तो वो फ़ोन को चार्ज में रख के अपने दोस्तों से बात करने लग जाती है। इनकी मम्मी अकेले ही काम करते हुए अपने हस्बैंड से बात करती है तो उसका हस्बैंड भी बिना उसकी बात सुने अपने रूम में चला जाता है। अगले दिन योशिगी की आंख बहुत देर से खुलती है, क्योंकि रात 3 बजे से अलार्म बंद था। वो देखते हैं कि घर में करंट भी नहीं है, जिसकी वजह से फ़िश भी ख़राब हो गई है। घर की लाइट, टॉर्च, कोई भी चीज़ काम नहीं कर रहा। यूवी देखती है कि इसका फ़ोन भी बंद है। अपने ऑफिस जाने के लिए वो तैयार होता है तो मिशू इसके लिए गैस पर खाना बनाने की कोशिश करती है, पर उसे नहीं पता कि गैस पे खाना कैसे बनाए। तब तक वो लोग अपने स्कूल और ऑफिस के लिए चले जाते हैं। वो बाहर आते हैं तो देखते हैं लिफ्ट ख़राब है। वो 10 माले की बिल्डिंग से नीचे उतरते हैं। वो लोग जा रहे होते हैं तो देखते हैं सब कुछ बंद है। योशिगी स्टेशन पहुंचता है तो देखता है ट्रेन भी बंद है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक ट्रेन थी। सब लोग फिर भी ट्रेन का वहाँ इंतज़ार करते हैं। केंजी के रास्ते में ही ब्लूटूथ और फ़ोन बंद हो जाते हैं। हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई टैक्सी भी नहीं चल रही होती है। कार भी सब बंद थे, क्योंकि शायद उनकी बैटरी ख़त्म हो गई थी। मित्सु चलकर नीचे कचरा फेंकने आती है तो उसे पता चलता है कि लाइट आज शायद नहीं आएगी। तो सब लोग कैंडल लेने के लिए चले जाते हैं, पर अब पैसे लेने के लिए वो 10 मंजिल कैसे चढ़े। दूसरे सीन में योशिगी पैदल ही अपने ऑफिस आता है। वो देखता है वहाँ पर भी सब कुछ बंद था, तो वो सब दरवाज़ा तोड़कर ऑफिस में जाते हैं, पर वहाँ पर भी सब कुछ बंद था। यहाँ पर मित्सु सुपरमार्केट जाती है तो देखती है सब लोग रेडीमेड फूड ले रहे होते हैं, क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रिक गैस होता है। सब लोग पानी और बाकी सामान भी लेकर जैसे ही कैश काउंटर पे आते हैं तो पता चलता है वहाँ पर भी सब बंद है। वहाँ पर कुछ लोग कार्ड लेकर आए हुए होते हैं, पर लाइट ना होने की वजह से वो भी नहीं चल पाता। जिनके पास कैश है वो अपना सामान लेकर चले जाते हैं। सुपरमार्केट का सामान भी ख़त्म हो रहा होता है। ऑफिस में भी काम ना होने की वजह से छुट्टी कर दी जाती है। रास्ते में योशिगी देखता है कि सब साइकिल ले रहे होते हैं। वो भी साइकिल लेने जाता है तो उसका प्राइस देखकर वो हैरान हो जाता है, पर वो भी ख़त्म ना हो जाए इसलिए वो इतने महंगे साइकिल को लेकर घर आ जाता है। घर आते हुए वो बहुत थक जाता है। रात में सब लोग जैसे तैसे खाना खाते हैं। आज रात सब ने मिलकर खाना खाया। अब हम देखते हैं कि टॉयलेट में भी पानी नहीं आ रहा। आज टीवी, मोबाइल कुछ नहीं होता है, तो सब लोग बाहर गैलरी में आ जाते हैं। सब सोचते हैं कि शायद कल इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी, पर दूसरे दिन भी लाइट ना आने की वजह से मित्सु को हाथ से ही कपड़े धोने पड़ते हैं, वो भी बहुत कम पानी में। ऑफिस में भी योशिगी का बॉस सबको करंट ना आने पर ऑफिस आने से मना कर देता है। वो घर जाने के लिए अपने साइकिल के पास जब योशिगी आता है तो देखता है उसके साइकिल के पास कोई कुछ कर रहा होता है। वो उसे वहाँ से भगा देता है। यहाँ केंजी देखता है कि पानी और खाने की कमी की वजह से इसकी क्रश उसकी फैमिली के साथ कहीं जा रही होती है। दूसरे सीन में मित्सु पानी लेने जाती है तो देखती है वहाँ टैंक के पास भी बहुत भीड़ है। कुछ लोग बताते हैं कि बिना करंट के बोरवेल से पानी नहीं निकलेगा। योशिगी भी बैंक जाता है, पर वहाँ पर भी बहुत भीड़ होती है।
वो भी भीड़ में घुस जाता है पैसे निकालने के लिए, पर कंप्यूटर बंद होने की वजह से बैंक वाले इन्हें बताते हैं हम आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं नहीं बता सकते, इसलिए आपके पास पासबुक है वो लेके आइए, अगर पैसे लिखे होंगे तो हम आपको पैसे देंगे। इस भीड़ में योशिकी की फाइल गिर जाती है जिसे उठाने की वजह से उसे काफ़ी लोगों से मार खानी पड़ जाती है। ऐसे ही काफ़ी दिन बीत जाते हैं। क्या यहाँ टोक्यो में ही करंट नहीं है या सारी दुनिया का यही हाल है, ये किसी को नहीं पता। सब लोग क्या करें इसकी वजह इसलिए एक जगह इकट्ठा होते हैं, पर पूरी दुनिया में क्या चल रहा है ये इन्हें बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा, क्योंकि टीवी, फ़ोन, रेडियो वगैरह सब बंद था। तभी वो देखते हैं कि कुछ लोग वहाँ से जा रहे होते हैं दूसरे शहर में। अपार्टमेंट में कई बूढ़े लोग मर चुके होते हैं क्योंकि इनके पास कोई मदद के लिए नहीं होता। इनका खाना और पानी भी ख़त्म हो गया होता है। योशिकी की फैमिली भी मित्सु के पापा के गांव जाने का इरादा करती है। बच्चे गांव नहीं जाना चाहते, पर कोई चारा न होने की वजह से वो अपनी ज़रूरत का सामान पैक कर लेते हैं। योशिकी अपने पैसे जमा करता है ताकि वो लोग प्लेन की टिकट खरीद सके, पर उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते। तभी मित्सु अपने जमा किए हुए पैसे लाती है। इसके पैसे देखकर सारे घर वाले परेशान हो जाते हैं। अगले सीन में वो लोग एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं। वो लोग काफ़ी दिनों बाद इसे निकले हुए थे। वो लोग रास्ते में देखते हैं कि सब्जियां सोने के भाव बिक रही हैं। रास्ते में वो लोग ये सब देखते हुए जा रहे थे कि पानी भी कितना महंगा है। फिर भी वो लोग एक बॉक्स पानी खरीद लेते हैं। रास्ते में एक जगह रुककर वो लोग घर का लाया हुआ खाना खाते हैं। ऐसे ही मुश्किलों से गुजरते हुए वो लोग एयरपोर्ट पहुंच ही जाते हैं, पर वहां पर भी वही हाल था। सारी फ्लाइट्स बंद थी। पुलिस सबको आगे जाने से रोक रही थी। वो लोग निराश होकर एक होटल में रात रुकने का फैसला करते हैं, पर वहां पर भी इनके बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं। रात में वो लोग पैदल ही गांव जाने का इरादा करते हैं। उन्हें पता है कि रास्ते में बहुत सी मुश्किलें आएंगी, पर उन लोगों को ये सब फेस करना ही होगा। अगले सुबह बच्चे एक वीरान पड़े बुक स्टोर में एक मैप को चुरा लेते हैं। योशिकी और उसकी वाइफ एक साइकिल के लिए यहाँ वहाँ घूम रहे होते हैं। तभी उन्हें एक साइकिल मिल जाती है, पर बदले में उन्हें योशिकी की वाइन की बोतल देनी पड़ती है। अब वो साइकिल और एक पैकेट चावल लेकर गांव की तरफ चलने लग जाते हैं। रास्ते में वो लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग पैदल ही जा रहे हैं, तो कुछ लोगों के पास साइकिल और कुछ लोगों के पास स्केटबोर्ड है। वो लोग भी इसी तरह अपनी अपनी मंजिल की तरफ जा रहे होते हैं। ऐसे ही चलते हुए रात में वो एक जगह रुक जाते हैं और सो जाते हैं। ठंड की वजह से केंजी उठता है तो वो देखता है एक आदमी उनका पानी चुरा रहा होता है। वह उसका पीछा करता है तो देखता है वो पानी में मिल्क पाउडर मिलाकर अपने बच्चे को पिला रहा होता है। उसे ये देखकर बहुत अफसोस होता है और वो वापस आ जाता है। दूसरे दिन वो फिर अपना सफ़र तय कर रहे होते हैं कि उनके रास्ते में 2 किलोमीटर का एक लंबा टनल आ जाता है जिसमें बिल्कुल भी लाइट नहीं होती। वहीं पर कुछ अंधी औरतें बैठी हुई थी। वो पैसों के बदले इन्हें टनल पार करा देती हैं। ऐसे ही सफ़र करते हुए इन्हें 16 दिन हो गए थे। वो जैसे भी करके गुजारा कर रहे होते हैं कि तभी मित्सु एक नदी से कपड़े धो रही होती है। पानी ना होने की वजह से योशिकी वही गंदा पानी पी लेता है। इनके और आगे जाने पर बहुत ज़ोर से बारिश होने लग जाती है। वो लोग पानी से बचने के लिए एक जगह रुक जाते हैं। हवा तेज़ होने की वजह से इनकी साइकिल भी दूर चली जाती है और उनका सारा सामान भी बिखर जाता है। जब पानी रुकता है तो वो लोग फिर से सब कुछ इकट्ठा करते हैं। तब तक इनका सब सामान बर्बाद हो गया था। फिर भी वो लोग आगे बढ़ते रहते हैं। रास्ते में इन्हें एक सुपरमार्केट मिलता है, पर चेक करने पर वहाँ कुछ भी खाने के लिए नहीं होता, पर वहाँ पर जानवरों का खाना बहुत ज़्यादा होता है। वो बच्चे वही उठा लेते हैं और खुश हो जाते हैं। इधर योशिकी आग जलाने की कोशिश करता है। केंजी इसे लाइटर देता है तो वो उसे नहीं लेता और अपने ही तरीके से आग जला रहा होता है। केंजी समझ जाता है कि इस टाइम उसका मोबाइल कुछ काम का नहीं है। वो मोबाइल कवर को मोड़कर साइकिल का पंक्चर ठीक करने लग जाता है। ऐसे ही अगले 6 दिन तक वो लोग डॉग फूड खाकर गुजारा करते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। रास्ते में उन्हें एक फैमिली मिलती है। वो उन्हें बताती है कि वो लोग बारिश का पानी पीते हैं और उसी के ही जमा कर लेते हैं। वो लोग कम खाते हैं
और ज़्यादा बचा कर रख लेते हैं। वो लोग रास्ते में पड़ा हुआ खाने वाले पौधे को भी जमा कर लेते हैं। इनका बेटा इन्हें एक कैमरा भी दिखाता है जो मैकेनिकल होता है। वो लोग कुछ दूर साथ चलते हैं, पर वहीं पर मिलिट्री एक शहर में करंट को चेक करने जा रही होती है। अब वो लोग अपनी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। वो नई फैमिली अपने गांव जा रही होती है और वहीं योशिगी की फैमिली करंट के लिए दूसरे शहर जाने लग जाती है। योशिगी इनके जाने के बाद खुश था, क्योंकि वो इनसे थोड़ा जेलस था। योशिगी को डर था कि मैं एक आग नहीं जला सका तो अपनी फैमिली को कैसे संभालूंगा। तभी वो लोग अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं, पर वहां देखने पर यहाँ कोई करंट नहीं है पता चलता है। यूवी को अपने डैड पर बहुत गुस्सा आता है। वो उनसे लड़ने लग जाती है, पर मिशू इन लोगों को समझाकर आगे बढ़ने को कहती है। आगे चलकर इन्हें एक एक्वेरियम दिखता है, जहाँ कुछ लोग एक्वेरियम की मछलियों को पकड़ कर खा रहे होते हैं। वो लोग भी जल्दी से लाइन में लग जाते हैं। जब इनकी बारी आती है तब तक सब कुछ ख़त्म हो चुका होता है। योशिगी इनके पैर पड़ लेता है कि कम से कम इनके बच्चों को ही कुछ खाने को दे दो, पर इनको खाने को कुछ नहीं मिलता। अब इनके पास पानी का एक बूंद भी नहीं होता। ऐसे ही सफ़र करते हुए इन्हें 67 दिन हो जाते हैं। थक कर वो एक जगह बैठ जाते हैं। उन्होंने कई दिन से कुछ नहीं खाया था। तभी इन्हें एक पिग दिखता है। वो लोग रस्सी की मदद से उस जानवर को शिकार कर लेते हैं। उन लोगों ने शिकार तो कर लिया, पर इसे काटना नहीं आता। तभी वहाँ एक बुजुर्ग आदमी आता है। वो उन्हें अपने घर ले जाता है और वहाँ इन्हें खाना देता है। यूवी, जिसे मछली तक पसंद नहीं थी, वो पिग का गोश्त बहुत अच्छे से खा रही होती है। तभी वो बुजुर्ग आदमी इन्हें खाने के बदले इसके लिए काम करने को बोलता है। वो लोग भी उससे वादा कर लेते हैं। खाने के बाद वो बुजुर्ग इन्हें पिग का मांस काटने को देता है और धूप में सुखाने को कहता है, और वो लोग खुशी से इसके सारे काम कर रहे होते हैं। फिर वो बड़े से बर्तन में पानी गर्म कर करके रखते हैं। बुजुर्ग के नहाने के बाद वो इन्हें भी नहाने को कहता है। वो 2 महीने बाद गर्म पानी से नहा रहे होते हैं और उन्हें बहुत खुशी होती है। वो इन्हें दूसरे कपड़े भी देता है पहनने के लिए। वो बताता है कि ये कपड़े उसने अपने बच्चे और उसकी फैमिली के लिए ख़रीदे थे, जो अमेरिका में रहते हैं। वो आने वाले थे पर नहीं आ सके। मिशू को अपनी फादर की याद आने लग जाती है। आज रात सबको बहुत अच्छी नींद आती है। अगले दिन बुजुर्ग उनको अपने खेत से पिग के दूर रखने का काम देता है। इससे इनकी हालत पर बहुत तरस आने लग जाता है। वो उन्हें हमेशा के लिए यहाँ रुकने को कहता है। योशिगी इन्हें कहता है कि वो अपनी फैमिली को मिशू के डैड के घर ले जाना चाहता है। बुजुर्ग इन्हें हाँ कह देता है कि अच्छा है, तुम किसी और बुजुर्ग की मदद करोगे, और वो उन्हें पिग का सूखा गोश्त भी सफ़र के लिए देता है। जब वो जाने लग जाते हैं तो वो उन्हें गोश्त और कुछ खाने का सामान देकर भेजता है और कुछ पैसे भी देता है रास्ते के लिए। अब ऐसे ही सफ़र करते हुए वो लोग आगे बढ़ते रहते हैं तो आगे इन्हें एक नदी मिल जाती है। अब ये लोग इसे कैसे पार करें यही सोच रहे होते हैं। तभी योशिगी वहाँ पड़ी लकड़ियों को जमा करने लग जाता है। सब लोग उसकी मदद करने लग जाते हैं और ऐसे ही एक बोट तैयार हो जाती है। वो लोग अपना सामान इस पर रख कर दूसरी तरफ आ जाते हैं। अब इन्हें साइकिल के लिए दोबारा उस तरफ जाना था। योशिगी और केंजी साइकिल लेने जाते हैं तो बारिश शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से पानी का बहाव तेज़ हो जाता है। इनकी लकड़ियां भी बिखरने लग जाती हैं और सब सामान डूबने लग जाता है। केंजी जैसे तैसे दूसरी तरफ आ जाता है, पर पानी के बहाव तेज़ होने की वजह से योशिगी पानी में ही डूब जाता है। वो लोग पूरी रात उसे ढूंढते हैं, पर सिर्फ उसके बाल उन्हें मिलते हैं। वो लोग ये देखकर बहुत दुखी होते हैं, फिर भी वो अपना सफ़र जारी रखते हैं। अब पावर कट को 94 दिन हो गए थे। केंजी अपनी बहन को खाने के लिए गोश्त देता है, जिसे यूवी एक कुत्ते को भी दे देती है, पर वो कुत्ता अपने बाकी कुत्तों को भी बुला लेता है और वो सारे कुत्ते इन पर हमला कर देते हैं और इनके गोश्त वाले बैग को ले लेते हैं। और अब वो कुत्ते इन्हें भी खाने चाहते थे। वो लोग वहीं निराश होकर बैठ जाते हैं। तभी ट्रेन की आवाज़ से सारे कुत्ते भाग जाते हैं। वो ट्रेन कोयला से चल रही थी। वो ट्रेन कोयले से चल रही होती है। इन्हें पटरी पर बैठा देखकर ट्रेन ड्राइवर ट्रेन रोक देता है। ये देखकर वो लोग बहुत खुश होते हैं
और ट्रेन में बैठ जाते हैं। ट्रेन में एक आदमी मिशू के पैर में पट्टी बांधता है, वो जो कुत्ते से भागते हुए उसे लग गई थी। वो आदमी इनसे उनके डैड के बारे में पूछता है, जिसे सुनकर वो रोने लग जाते हैं। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि योशिगी जिंदा है। वो बहुत मुश्किल से वहां से किसी रास्ते पे चलते हुए आगे बढ़ रहा था, पर कुछ दूर चलने के बाद वो एक जगह बैठ जाता है। इसमें बिल्कुल भी जान नहीं बचती। तभी वहां से वही ट्रेन गुजरती है, पर उसमें कुछ भी हिम्मत नहीं होती कि वो उस ट्रेन के पास जा सके। उसके पास केंजी का दिया हुआ कैंडल लाइटर होता है। वो उसे चलाकर ट्रेन को सिग्नल देता है। खुशकिस्मती से उसे मिशू देख लेती है। वो ध्यान से देखती है तो उसे योशिगी दिखता है। वो जल्दी से ट्रेन को रुकवा देती है। बच्चे भागकर योशिगी के पास आते हैं और उसे ट्रेन में लेके आ जाते हैं। ऐसे ही वो लोग बढ़ते रहते हैं। आगे जाने पर एक टनल आता है। जब ट्रेन टनल पार कर रही होती है तो उसका धुआं पूरे ट्रेन में भर जाता है। जब ट्रेन बाहर आती है तो वो सब एक दूसरे के मुंह देखकर हंसने लग जाते हैं, क्योंकि उनके पूरे चेहरे पे धुआं लग चुका था और उनके चेहरे काले हो चुके थे। आज पावर कट को हुए 108 दिन हो गए थे। वो लोग जब अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं तो वहां सिर्फ पानी होता है। तभी मिशू को वहां अपने पिता दिखते हैं। वो सब लोग खुशी से इन्हें पुकारने लग जाते हैं और इनके पास जाते हैं। वो सब लोग इनसे मिलकर बहुत खुश थे। 108 दिन में बहुत सी फैमिली मर चुकी होती है, क्योंकि करंट के बिना हमने जीना सीखा ही नहीं है। इन मौतों की वजह से दुनिया की आधी आबादी कम हो चुकी थी। योशिगी की फैमिली भी बहुत मुश्किलों के बाद अपने गांव पहुंच चुकी थी। अब वो यहाँ बहुत खुशी से थे। अब बिना पावर के 2 साल 4 महीने गुजर चुके होते हैं। योशिगी और केंजी मछलियाँ पकड़ने का काम करते हैं। यूवी यहाँ कपड़े बनाने का काम करती है और मिशू खेत में अपने पिता के साथ काम करती है। ये सब अब बहुत आराम से यहाँ पर रह रहे होते हैं। तभी एक सुबह अचानक से कुछ आवाज़ आ रही होती है, तो योशिगी बाहर आकर देखता है तो स्पीकर से कुछ आवाज़ आ रही होती है और गांव में भी सारे स्ट्रीट लाइट जलने लगती है। आज 2.5 साल बाद करंट वापस आया है और सब लोग हैरान आंखों से ये सब देखते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि टोक्यो में भी फिर से पहले जैसा माहौल हो चुका था। उसमें पिछले पावर कट के बारे में बातें हो रही थी। ये पावर कट क्यों हुआ, इसकी असली वजह क्या थी और इतना लंबा पावर कट क्यों हुआ, यही सब चल रहा होता है। कोई कहता है सोलर स्टॉर्म की वजह से हुआ है, कोई कहता है आसमान में मेटेरोम गिरा, वगैरह वगैरह। यही सब के बीच हम योशिगी की फैमिली को देखते हैं, जो फिर से टोक्यो आ गई थी। आज मिशू फिश काट रही होती है। केंजी मोबाइल के बजाय गिटार हाथ में लिया होता है और यूवी सिलाई मशीन लेकर स्कूल जा रही थी। शायद अब स्कूल में भी ये सिखाया जा रहा है। योशी अपना लंच बॉक्स भूल जाता है तो मिशू उसे ये देने के लिए लिफ्ट से नीचे आती है। तो हम देखते हैं योशिगी साइकिल से ऑफिस जा रहा होता है। तभी एक आदमी मिशू को एक पोस्ट देता है। इनकी उस सफ़र की फ़ोटो होती है जिसे इन्हें उस फैमिली ने भेजी थी, जो इन्हें रास्ते में मिली थी। वो चारों वो फ़ोटो देखने लग जाते हैं और ये फिल्म इसी हैप्पी एंडिंग के साथ समाप्त होती है। सिर्फ एक पावर कट से इनकी ज़िंदगी बदल गई और गाँव की ज़िंदगी में इन्हें एक दूसरे के करीब कर दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए। इससे हमें अगली वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू।